प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले खान की जल्द रिहाई का बाब बंद। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया। दूसरी जानिब पीटीआई मौलाना इत्तेहाद बनने से पहले टूट गया। मौलाना फजलुर रहमान ने किसी इत्तेहाद के साथ तहरीक चलाने से दो टोक इनकार कर दिया। पीटीआई के साथ राब्ते खत्म, क्या हुकूमत मौलाना को राम करने में कामयाब हो गई? इसके अलावा बात करेंगे सस्ती बिजली मामला। पंजाब और सिंध के वज़राए आला आमने सामने आ गए। मुराद अली शाह ने पंजाब में बिजली रिलीफ को बेवकूफ़ी करार दे दिया। मरियम नवाज का भी मुंह तोड़ जवाब खरी खरी सुना दी। इसके अलावा शामिल करेंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनरल फैज के साथ ताल्लुक के मुतालिक बड़े इंकशाफात कर दिए। फैमिली के शुमाली इलाका जात की सैर में मेहरबानियों का किस्सा भी खुल गया। समाजी राब्तों के लिए शख्सियात से मेल मुलाकातों का एतराफ। साकिब निसार ने सितंबर में वतन वापसी का ऐलान कर दिया। और इसके अलावा बात करेंगे बरतानिया में फसादात कराने वाली जड़ पकड़ी गई। फेक न्यूज ने बरतानिया जैसी तरक्की याफ्ता मुल्क को हिला दिया। कैदियों से जेलें भर गई। 3 बच्चों के कातिल के हवाले से फेक न्यूज देने वाला मुलजिम रिजवान आसिफ लाहौर से गिरफ्तार, FIA के हवाले। ये टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो दो हम देख रहे हैं वज़राए आला सिंध के और पंजाब के, ये इनका एक फेस ऑफ हो रहा है। एक दूसरे को बेवकूफ़ कह रहा है, दूसरा कह रहा है ये बेवकूफ़ी आप क्यों नहीं कर लेते। सो कैसे देख रहे हैं ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है दोनों वज़राए आला के दरमियान? देखिए, एक तो आपको ये नजर आ जाता है इस बात से कि कितनी आर्टिफिशियल ताल्लुकात हैं इनके, जो कल तक इतने सारे दोस्त और ये इकट्ठे नजर आ रहे हैं कि ये आपस में इकट्ठे नहीं है, सिर्फ इमरान खान की मुखालफत से इकट्ठे। और ये एक बड़ी जबरदस्ती की, जिसको कहते हैं ना गन शॉट मैरिज, ये एक शॉटगन मैरिज रादर, ये शॉटगन मैरिज है। और जरा सी भी बात होती है तो सतह के नीचे की असलियत सामने आ जाती। उन्होंने पहले कह दिया बेवकूफाना बात है, इन्होंने आगे से करप्शन का स्ट्रेट इल्जाम डायरेक्ट लगा दिया कि आप करप्शन करके पैसे जेब में डाल के बैठे हुए हैं। वहां से फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि जी देखें, छोटा भाई बिल बढ़ाता है, बड़ा भाई जो है वो आगे छोड़ देता है। सो इट शोज कि ये कितना वीक अलायंस है। और रईस से कसर पूरी होगी आज, तो हर तरफ यही हाल है। उधर देखिए मौलाना साहब ने साफ ऐलान कर दिया जी। तो बहुत कुछ हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स भी चल रहा है, जिसके असरात हम मुख्तलिफ तरीकों से सामने नजर आना शुरू हो रहे हैं। तो मालिक साहब, जिस तरह आपने खुद ही मौलाना का जिक्र किया, ये क्या हुआ मौलाना के साथ? ये किस तरह से सेटलमेंट हो गई और किस कॉस्ट पे हुई? मौलाना साहब को नजर आ गया कि इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट ने किसी तय बात नहीं करती और वो बिल्कुल बंद गली है। और अगर उनका ख्याल ये था कि कल को मैं इमरान खान के साथ अपनी एनर्जी लगा देता हूँ, उसके साथ मैं टीम अप करता हूँ, तो कल को मजबूरन इनको खान साहब से बात करेंगे तो मुझे भी एक लार्जर शेयर मिलेगा। शायद आप वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बोझ है जो इनको उठाना पड़ेगा। और अगर कल को तहरीक की बात हो रही थी तो देखिए पीटीआई क्यों इंटरेस्टेड थी? पीटीआई इंटरेस्टेड थी कि JUI की जो मैन पावर है वो तहरीक का कोर ग्रुप बन जाएगा। ऐसे सड़कों पे अगर एहतजाजी तहरीक चलानी है। अब मौलाना साहब को शायद नजर आ रहा है कि यार जो भी तहरीक चलाएगा उस सबसे ज्यादा रिटेलिएशन और बोझ उसको उठाना पड़ेगा। तो अगर उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान से किसी तरह बात नहीं करनी एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर वो सारा मलबा अपने पे क्यों उठाए? वो फिर उतनी तहरीक चलाएंगे, उतना सब कुछ करेंगे जिसका रिएक्शन भी मुख्तलिफ होगा। देखिए, जो इस वक्त गवर्नमेंट का रियासत का जो इस वक्त रिएक्शन PTI पे है, वो रिएक्शन JUI पे नहीं है। तो वो अपने हिस्से के मुताबिक अपना रिएक्शन लेना, वो क्यों इमरान खान का बोझ अपने पे उठाए? जी मालिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या ये हम ये समझें कि इमरान खान साहब जैसे 2014 के धरने में आए थे तो उस वक्त लगा था कि इनके पास जो स्ट्रीट पावर है वो शायद खान साहब के पास इतनी नहीं है, लड़ने वाली फोर्स नहीं है, नौजवान साथ तो हैं लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो तहरीर कादरी साहब को एज ए उसके कमक के तौर पर भेजा गया था, या जो लोग उस वक्त धरने के पीछे थे उन्होंने अरेंजमेंट करवाए थे कि तहरीर कादरी साहब भी आ जाए उनके कज़न के तौर पर। फिर कहा कि दोनों कज़न्स हैं, वो आपने सारा कुछ सुना हुआ होगा। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब को एहसास हुआ है कि ये खान साहब एक और तहरीर कादरी साहब ढूंढ रहे हैं जो फिर उनका साथ
दें, सड़कों पर आएँ, धरने करें, फिर लॉन्ग मार्चेस करें, लड़ाई झगड़े करें, इनके पास भी स्ट्रीट पावर है। सो मौलाना साहब को समझ लगी है कि ये मुझे ये तहरुल कादरी वाले रोल में चाहते हैं, लिहाजा वो स्टेप बैक कर गए हैं सर। टू अ लिमिटेड एक्सटेंट रऊफ, क्योंकि उस जमाने की पीटीआई में और 2023 की पीटीआई में बहुत फर्क। जितना रगड़ा इस पीटीआई ने खाया, जितनी मारें खाई, हम में से कुछ सोच भी नहीं सकता था कि बहरहाल इतनी मारें खाएंगे और फिर भी लोग जगह पे रहेंगे, खड़े रहेंगे, फिर भी 8 फरवरी को इस तरह लोग आगे वोट डाल देंगे। तो बैटल हार्डन तो हो गई है पीटीआई, लेकिन क्या इस वक्त सख्त है बहुत बड़ी स्पीड तहरीक चलाने की? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए जो भी है पार्टी के अंदर अपने खुलाफार अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं, ग्रुपिंग हुई भी, और ये होता है जब पार्टी एक ही शख्सियत के गिर्द बनी हो और वो शख्सियत अगर अंदर है और उनका राब्ता नहीं है कोई, तो एक कंफ्यूजन होती है, सब कुछ होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मेरा नहीं ख्याल के सिवाय केपी के बाहर इतनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, हमदर्दी अपनी जगह, पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन स्ट्रीट एजिटेशन का मवाद और किस्म के वर्कर्स होते हैं, मेरा ख्याल है वो इनके पास इस वक्त नहीं है। और वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे कि जेयूआई के लोग जो है वो बड़े बैटल हार्डन है, और वो आपको पता है जैसा क्राउड है तो वो तो मदरसे इकट्ठे कर लें तो हजारों का मजमा वहीं से बन जाता है। वो इनके लिए बहुत क्रिटिकल था। असल चीज तो यह है कि जब सामने चीज आएगी कि मौलाना साहब इतना कैटेगोरिकल क्यों हट गए, क्या ऐसी बात हुई है, वो आज तो नहीं पता लगा, शायद कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि अचानक उन्होंने इतना बड़ा फैसला एकदम अनाउंस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले उनकी राउंड वो मोहम्मद अली दुरानी साहब के उधर मीटिंग हुई, सारे पहुंचे हुए थे, और आपको याद है हम प्रोग्राम में थे तो मैंने भी उस पर कहा था कि जी वहाँ मेरी ताके मुताबिक बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई और खत्म हो गई है बात। तो दुरानी साहब ने मेरे प्रोग्राम में इंसिस्ट किया, नहीं नहीं वो बड़ी अच्छी मीटिंग थी, चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतना कट ऑफ वाला कि जी बस मैंने इत्तेहाद नहीं बनाना, मेरे एक्सपीरियंस बड़े बुरे थे, वो तो पहले भी इनको पता था। सो कुछ डेवलपमेंट तो हुई है ना, जिसमें मौलाना साहब ने दरवाजा बंद किया है इमरान खान पे। सर क्या लगता है आपको मालिक, आप तो इन तमाम चीज़ों को एकेडमिकली भी जानते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर भी देखा है, पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से भी आपने इन लोगों को नोट किया हुआ है, मौलाना साहब ने इमरान खान साहब को यूज़ किया है और उनका क्लाउड पावर या उनका बोझ जो मतलब कहें यूज़ करके एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से डील कट कर लिया है? मतलब इट्स ऑल अबाउट यूजिंग ईच अदर। खान साहब उनको यूज़ करना चाहते थे कि इनकी स्ट्रीट पावर मैं यूज़ करूंगा, मौलाना साहब ज़्यादा स्मार्ट निकले हैं, उन्होंने खान साहब के साथ वक्ती तौर पर डील करके, इत्तेहाद करके, खबरें लगाकर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से कुछ ना कुछ ले लिया है, और उनके तो वो बेहतर साबित हुए हैं, खान साहब को यूज़ किया उन्होंने। ये तो हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता रोफ के यूज किया है या नहीं किया, टू बी फेयर टू द मैन, लेकिन क्या उनका वजन बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक स्ट्रीट फैक्टर था उनकी जमात की सपोर्ट खान साहब के लिए, और इसका बीच में से इक्वेशन में से निकलना मेरा ख्याल है ये बहुत डैमेजिंग हुआ है पीटीआई के लिए। और अब ये देखिए कि इसके साथ ही जो हमारा था महमूद असगरी साहब वाला इनिशिएटिव, वो भी अपनी मौत आप मर गया। वो तो आपको याद है कि उन्होंने कहा था खान साहब ने कि जी हमने तो असगरी साहब को ऑथराइज किया सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात करें और आगे बात चलाएं, और वहाँ पे सबसे ज्यादा असगरी साहब का ताल्लुक मौलाना साहब के साथ था और जरदारी साहब के साथ था, तो वो इक्वेशन भी फारिग हो गई। सो आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान इमरान खान को हुआ है। आप समझते हैं इन चीज़ों को? देयर आर नो फ्री लंचेस। पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि इवन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हैं, इनका भी आर्टिफिशियल इनका अरेंजमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनके एजेंडेज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब क्या दे सकते थे? हुकूमत कुछ दे सकती है, गवर्नर दे सकती है, कोई वजीर या वट एवर, कोई डेवलपमेंट फंड दे सकती है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ उनको दे सकती है। तो इमरान खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए जो उन्होंने इनके साथ अलाइंस किया? आखिर मौलाना साहब ने भी तो वो तकड़ी अपनी तोल के दोनों साइड देखी होंगी कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा सौदा मिलने का इम्कान है। तो खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए? इट वाज अंडरस्टैंडेबल। बल्कि वो केपीके की बात कर रहे थे दोनों। मौलाना साहब तो इल्ज़ाम ही लगा रहे थे कि केपीके में मुझे हरवा के इमरान खान साहब के बंदों को जितवाया गया है। उनके तो इंटरेस्ट थी वहाँ पे, एक उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी केपीके में। तो खान साहब वक्ती अपना फ़ायदा देख रहे थे कि चलें हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा जी, देखें मौलाना साहब और वो हो गए, और मौलाना साहब ने दरमियान में से कट मारा और फिर ये जा और वो जा।
मेरा ख्याल है वो उनको ऑपोजिशन वाली क्रेडिबिलिटी दिलवा सकते थे, जो हमेशा इलेक्शन में आपको फायदा तो देती है कि ठीक है जी प्रिंसिपल स्टांस लिया है, सब कुछ लिया है, वरना जंग तो उनकी बैटल ग्राउंड तो केपी में है। और वो बिल्कुल आपके पास सही कहा है कि उन्हीं की सीट्स उनके पास गई हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि अगर वो आज ऑपोजिशन में ना हो तो मौलाना साहब के पास अपने लोगों के पास बेचने के लिए क्या है? पावर में पीटीआई है, वो कहेंगे अगर ऑपोजिशन में नहीं है तो क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का ख्याल ये होगा कि वो उनका जो वेट वो ऐड कर रहे हैं पीटीआई के लिए, बिल्कुल उसका एक रिकग्नाइज करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को, और हिस्सा बजट जुस्सा उनको मिलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है मौलाना साहब ने, मालिक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है मौलाना साहब ने हिस्सा बकदरे ये जुस्सा लिए बगैर ही इतने बड़े अलायंस से वॉकआउट कर गए? आप ये मौलाना साहब को मेरा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भैया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वॉकआउट कर गए हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी की है, चेंज किया है, स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया है। पहले उनका ख्याल था कि उनको इमरान खान के साथ चलने में ज्यादा फायदा है और वो एक बेहतर डील का हिस्सा होंगे। शायद उनको अब ये यकीन हो गया हो कि इमरान खान के साथ आने वाले कुछ माह के अंदर किसी किस्म की डील नहीं होगी और बातें कहीं से कहीं भी जा सकती हैं। खासतौर पर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद रऊफ पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई। सडनली जो May 9 का केस था, जिसको हम सारे समझते थे कि यार ये बनेगा भी तो बिल्कुल फजूल बनेगा, बड़ी जल्दी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो बहरहाल एक खतरनाक केस बन गया है जो कल तक बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी खान साहब की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की। वो एक सडनली एक सीरियस पॉसिबिलिटी भी खतरा नजर आना शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है बहुत से गोल पोस्ट मूव हुए हैं। अब अच्छा मालिक ये बताइएगा, ये आप बड़े वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, मुझे ज़ाती तौर पर पता है, वैसे ही आपको सारे आपके लिंक्स आपकी खबरों से सारे लोग जानते हैं, कैसे आपने कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी दी हैं आपके। मुझे याद पड़ता है साकिब निसार साहब जो थे सिटिंग चीफ जस्टिस थे, वो बहुत कम मेरा ख्याल जनरल ये सहाफ़ी थे जिनसे बरह रास्त राब्ते में रहते थे, डायरेक्ट टेलीफोन कॉल कर लेते थे। मतलब आप उनमें से एक थे, बल्कि शायद एक ही होंगे जिनके साथ बड़ा उनका अच्छा ताल्लुक था, गपशप थी, बातचीत हो जाती थी। आप कैसे देख रहे हैं साकिब निसार साहब को? अब वापस आ रहे हैं 5 सितंबर को, तो उनके बारे में भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं, शायद वापसी पे उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है जनरल फैज़ के हवाले से, कुछ उनकी भी कोऑर्डिनेशन 9 मई के हवाले से, उन्होंने भी काउंसलिंग कहीं ना कोई राब्ते को इस तरह की बातें की हैं। आप उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि फ़ौज अगर अपने DGISI को पकड़ सकती है तो फिर तो किसी पे भी हाथ डाला जा सकता है? सर मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे उनका कोई इतना डायरेक्ट लिंकेज या ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा कि उनको किसी बात पे परेशान हो। देखिए जनरल फैज़ के ऊपर जितने हमने बयानात भी सुने डिफेंस मिनिस्टर साहब के, ख्वाजा आसिफ के, बाकी लोगों के, वो टैक्टिकल बयानात दे रहे हैं कि देखिए उस दिन इतनी 70 जगहों पे आइडेंटिफाई करके हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो तो एक आर्मी माइंड बता सकता है जो स्ट्रैटेजिस्ट हो। फिर ये बातें जराए आजकल हर चीज़ जराए से चलती है, फिर ये चलना शुरू हो गया कि जी उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक था हाउस होल्ड के अंदर और खान साहब की अहलिया के साथ उनका कॉन्टैक्ट थे, तो वो इसलिए वो इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें एक दूसरे रुख में जा रही हैं। वो तो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो तो अभी इसी हद तक आप कह सकते हैं कि जिन्होंने फैसले इन्फ्लुएंस किए होंगे, उन्होंने रिलीफ दी होंगी या दूसरे को रगड़ दिया। ये जो May 9 और ये सारी चीज़ें, इसके साथ बड़ा ही लॉन्ग स्ट्रेच आपको इमेजिनेटिव चाहिए। फैसले मालिक, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, फैसले जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब जब खुलकर बात होती है निजी महफिलों में भी वो कहते हैं, खकवानी साहब ने भी 2-4 दफ़ा कहा कि उन्हें तो ये कंप्लेंट थी कि शायद साकिब निसार साहब ने, उसके बाद जनरल साहब एंड कंपनी नवाज शरीफ साहब का वो बैलेंस करने के लिए डिसक्वालिफिकेशन उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को, साकिब निसार साहब ने उनको डिसक्वालीफाई किया था और इमरान खान साहब का भी उसमें शायद मशवरा सलाह शामिल थी। ये बातें वो खुद वो कहते रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड वो कहा हुआ है। तो उस वक्त तो ये सारे थे, जनरल फैज़, इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की इक्वेशन जो है ये तो नज़र आती थी। उनके अपने पार्टी के लोग कहते थे कि ये हमारे साथ हुआ है और कराया गया है। नहीं, देखिए लार्जर पावर गेम के अंदर लिंक होना और चीज़ है। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादा फोकस कहाँ है। इस वक्त सारा फोकस आपको May 9 पे नज़र आ रहा है।
इस वक्त आपको सारा फोकस इवन अब जो आपने पोस्ट रिटायरमेंट की सारी चीजें इल्जाम लग रहे हैं जनरल फैज पे और सब कुछ, वो सारे पोस्ट रिटायरमेंट वाले May 9 की तरफ जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले शायद May 9 बहुत ज्यादा मुश्किल होता इमरान खान को उसमें जीतना, लेकिन अब अगर फैज हमीद साहब कोई कोऑपरेट करते हैं या कोई कोऑपरेट करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए 4 चीजें मान जाते हैं, सच्ची या झूठी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है इमरान खान के लिए। और ये कोई बईद ऐसी बात नहीं, हमने बड़ा माजी में देखा है। जी मालिक, एक और भी चीज़ सामने आ रही थी, आप उन तमाम लोगों को जानते हैं, करैक्टर्स को, जिनके हवाले से आज उन्होंने हमारे दोस्त कुलीग अंसार अब्बासी साहब को भी लंदन से इंटरव्यू दिया, मैं उस पर भी आता हूँ, उसी में भी जिक्र है इसका कि शायद जो लाहौर में बैठे हुए सारे बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, जुडिशल हैं, जजेस हैं, जिसमें नाम लिए जा सकते हैं, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब हूँ, एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, फिर साकिब निसार साहब, उमर अताब बंदयाल साहब जब यहाँ चीफ जस्टिस थे, तो ये सारे बैठ के पीछे से सारी पॉलिटिकल जुडिशल स्ट्रेटजी ये बना के दे रहे थे और वो एग्जीक्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसके बारे में आज उन्होंने कहा जी इत्तफाकन मुलाकात हो जाती थी, एतजाज़ आ जाते थे फलाने, और फिर आपको याद होगा ऑडियो भी आई थी उमर अताब बंदयाल साहब की फैमिली की और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की फैमिली की, तो जिसमें तो ये कनेक्शन साबित हो रहे थे पॉलिटिकल, ये जो मतलब एक्टिविज्म जो है वो तो साकिब निसार साहब रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे थे सर। ये तो उनकी अपनी भी वीडियो एक ऑडियो आई थी जिसमें गाइड कर रहे थे कि क्या क्या करना है सुप्रीम कोर्ट फैलानी है। आप किसी भी मसले को जितना मर्जी फैला लें, वो तो आप फिर बहुत लेवल से आप जा सकते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या इस वक्त गवर्नमेंट रियासत मामले को लपेटना चाह रही है या फैलाना चाह रही है। मेरा ख्याल है उनका फोकस लपेटने का है, उनका फोकस है टू इंश्योर के फॉर एग्जांपल इमरान खान साल 2 साल के लिए कम अज कम साइड पे हो, चाहे पाबंदी सिलासल हो, जो भी हो, एक्टिव पॉलिटिक्स नॉर्मल तरीके से ना कर सकें, तो वो अगर ज्यादा फैलाएंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आई थिंक मैं इस वक्त प्रायोरिटी समेटना है ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है या जो भी डिस्पेंसेशन सिलेक्ट किया जाती है उसको 2-2.5 साल मिल जाए, इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, वरना आप जितना फैलाएंगे इंस्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अच्छा मालिक, एक और है जो अंसार की इंटरव्यू में एक बड़ा एक अहम पॉइंट था, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, आई होप आपने पढ़ी होगी सारी, उसमें साकिब निसार साहब कहते हैं जी मेरा उनके साथ सोशली तौर पर जनरल हमीद से मेहरबानी होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल मालिक साहब से शायद कोई की दब गई, दोबारा उनको अगर लाइन पे ले सके जी ट्राई कर रहे हैं, उनको करें। बड़ा एक आखिरी सवाल उनसे रहता है मालिक साहब से पूछने वाला, तो बड़ा एक अहम है जो आज ये अंसार अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू किया है, तो उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया 2-4 कि मैं जनाब फैज़ हमीद साहब की शादी, बेटी की शादी में भी उसमें गया था, मेरे साथ कोई कभी कभी हेल वाय भी हो जाती थी। इससे बढ़कर जो बड़ी एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को हैरान कौन है कि वो कहते मैं नादरन एरियाज़ अपनी फैमिली के साथ गया था, तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने वहाँ पे हमारा बड़ा ख्याल रखा था, तो फैसिलिटेट किया, हमारे लिए अरेंजमेंट्स करवाए, हमारे लिए चीज़ें करवाई, आसानियाँ। इट अगेन रेजेस वेरी ह्यूज क्वेश्चंस कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर वो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे नादरन एरियाज़ में, फैमिली उनकी विजिट कर रही है, तो वो उस वक्त के DGISI को कह रहे हैं, या अगर वो पेशावर में कोर कमांडर थे, लेकिन वो तो बाद में थे, उस वक्त DGISI थे जब ये वहाँ पे चीफ जस्टिस थे। मालिक साहब जी, अब सारी लाइन कट गई थी सर, एक सवाल था सर आपसे जी। मालिक साहब आप साथ हैं हमारे? जी जी जी। अच्छा, लास्टली सर, ये जो आज आपने अंसार अब्बासी साहब का इंटरव्यू पढ़ा होगा जो उन्होंने साकिब निसार साहब का किया है, उसमें एक बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ किया है कि मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, कभी हेलवाई हो जाती थी, कभी मैसेजिंग भी आ जाती थी रजिस्ट्रार के जरिए, फेयर एनफ ठीक है। उन्होंने कहा मैं नादरन एरियाज़ गया, मेरी फैमिली गई, तो वहाँ पर जनरल फैज़ जो हैं इन्होंने मेरी फैमिली का बड़ा ख्याल रखा, बड़ा ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, फैसिलिटेट किया। अब ये बताएं, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक वहाँ DGISI के ज़रिए वो नादरन एरियाज जाता है, उसका सारा ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे उनकी लॉजिस्टिक का रहने जो भी होगा वटेवर, और वो उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो हमें तो बताया जाता था कि चीफ जस्टिस हों, जजेस हों, ये तो सोशलाइज ही नहीं करते किसी से ताकि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, तो इसको कैसे देखते होते हैं फिर? मतलब साकिब निसार साहब वाज प्लेइंग वेरी एक्टिव ह्यूज रोल, अगर वो DGISI से ये इस तरह की फेवर्स ले रहे थे कि मेरे बच्चे जा रहे हैं तो उनका भी आपने ख्याल रखना है, और उन्होंने ख्याल रखा, हालांकि चीफ जस्टिस से और भी बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते थे, तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे समाजी ताल्लुकात में सियासत बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है, तो बस इसी तनाजुर में देखें आप।
वैसे बड़े जालिम हैं, देखा ना आपने कैसे आराम से पतली गली से निकल गए मालिक साहब। ये काम किसी और ने किया हुआ होता तो आपने 5 मिनट के लिए लम्हा पा लेना था बंदे को, हैं सर? नहीं, आई थिंक ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। बिल्कुल जजेस को ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज यही चीजें कल को आके आपको हॉन्ट करती हैं। भले आप उस वक्त कैजुअल, क्या अगर आपके तो होता ही है ना, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, हाँ जी मैं करा दूंगा उसे, आप चले जाते हैं। लेकिन यही तो प्रोप्राइटरी है। आई थिंक जजेस शुड बी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। जब आप किसी से फेवर ले रहे होते हैं, जनरल फैज से आप फेवर ले रहे हैं, तो फिर कल को आपको फेवर देनी भी पड़ती है। देयर आर नो फ्री लंचेस, इट्स अंडरस्टैंडेबल। मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप तो कोई आपके जाती कोई रिश्तेदार, कोई खून का कोई रिश्ता तो होता नहीं होता ना, आपकी कोई दोस्ती है। और ये भी कहा कि रजिस्ट्रार से आके मिलते हैं तो व्हाट, जितने भी जज साहबान हैं उनको तो दे हैव टू बी 100 टाइम्स मोर केयरफुल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच मालिक साहब, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मौजूद होंगे मुर्तज़ा अली शाह। उनसे बात करेंगे इस फेक न्यूज़ की हकीकत के बारे में और मुलजिम के बारे में, जिसको जो लाहौर से जिसकी निशानदेही हुई है, उसने ये फेक न्यूज़ स्प्रेड की। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। एज़ यूजुअल आप हमेशा जब भी हम कहते हैं आप ज़रूर वक्त निकालते हैं। सो कमिंग टू दिस न्यूज़ जो आप भी फॉलो कर रहे थे, ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला है और इसमें मुलजिम को आइडेंटिफाई किया गया है कि लाहौर से है, ज़रा इसकी डिटेल्स बताइएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये लाहौर से है? देखिए, जब सबसे पहले जो आपको याद होगा जो राइट्स हुए हैं, जिससे मतलब जिसके एक्चुअल सबसे बड़े विक्टिम पाकिस्तानी और मुसलमान बने, उसके बारे में इनिशियली ये दावा सामने आया था कि जो फेक न्यूज फैली है, जो चैनल 3 नाउ, वो ये कहा गया था कि रशियन वेबसाइट। अच्छा, इसको यहाँ की यानी आज के जमाने में इतना मुश्किल हो गया कि यहाँ की BBC और बड़े बड़े चैनल ने यहाँ तक रिपोर्ट किया कि रशियन ने ये फेक न्यूज फैलाकर एक फ्यूल किया जो यहाँ पे रेस साइट्स में। लेकिन फिर उसके बाद जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो BBC और जो दीगर इदारे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि वेबसाइट है कहाँ पे। फिर पता चला कि इसका जो IP भी लाहौर में रजिस्टर्ड है, इसका डोमेन नेम भी वहाँ पे एक लॉस एंजलिस में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो एड्रेस दिया गया वो पाकिस्तान का है। जो सर्विस प्रोवाइडर है जो मुख्तलिफ जो यहाँ पे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता किया, उन्होंने सारी डिटेल शेयर की कि ये लाहौर में है। जब ये लाहौर के उस एड्रेस पे पहुंचे तो पता ये चला कि जो चैनल 3 नाउ की जिस वेबसाइट को ये समझा जा रहा था कि शायद वो कहीं मॉस्को से ऑपरेट होती होगी, और चूंकि आपको याद है इससे पहले ये कहा गया था कि अमेरिकन इलेक्शन में रशियन ने इंटरफेयर किया, यूके इलेक्शन में इंटरफेयर किया फेक न्यूज के जरिए, पता ये चला कि ये साइट एक्चुअली लाहौर पे चलती है। यानी उसका आप साइट का मेकअप देखें, उसकी न्यूज देखें, आपको तो समझ भी नहीं होगा कि एक्चुअली लाहौर में बैठ के ये काम हो सकता है। तो ये पूरी वो इन्वेस्टिगेशन थी। फिर ये पहले यहाँ पे ये BBC पे आई, उसके बाद उन्होंने तो सिर्फ खबर लिखी। उसके बाद एक और यहाँ पे TV चैनल है ITV न्यूज, उन्होंने इस पर पूरी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने पूरी टीम भेजी और जाकर वहां पर उन्होंने जो एडिटर इन चीफ है और जो चलाते हैं ये साइट फरहान आसिफ साहब, उनसे बातचीत की, उन्होंने कंफर्म किया। और फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, हमने ये कहा था कि ये जो है ना मुसलमान है और असाइलम सीकर है, लेकिन हमसे गलती हो गई तो हमने जो है ना उसकी तरदीद भी छाप की है। तो लेकिन उस वक्त तक ऑब्वियसली अब तो उन्होंने जो वेबसाइट है वो भी बंद कर दी है, लेकिन उस वक्त तक जो है ना डैमेज पाकिस्तान को और यहाँ पे जो बरतानिया को, पूरे मुल्क को, और यहाँ के खास तौर पे जो मुसलमान जो या एथनिक माइनॉरिटीज जो रेस रिलेशन है इस मुल्क में, उनको तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका है। आपने देखे होंगे जो विजुअल सामने आए हैं। ऑब्वियसली ये अगर खबर इस साइड से ना आती तब भी ये सारा कुछ बहुत सारा कुछ होता, लेकिन जिस तरह से असल जो यहाँ पे जो फसादात शुरू हुए उसमें ये खबर को जो है ना लगाया गया कि अच्छा, आपको याद होगा यहाँ एक नाइजल फराज है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस चीजें छुपा रही है। मुख्तलिफ जो रेसिस्ट है उन्होंने कहा कि बरतानवी मीडिया जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हिस्सा कॉम्प्लिसिट है, लिहाजा वो खबर छुपा रहा है। उन्होंने कहा कि चैनल 3 नाउ जो है ना ये ऑथेंटिक खबर दे रहा है कि ये जो लड़का था 17 साल, ये असाइलम सीकर था, बोर्ड पे आया था और मुसलमान था, और सोशल मीडिया में ये भी खबर थी कि वो पाकिस्तानी है। तो ये इस चीज को लेकर उन्होंने फिर कॉल दी कि आज जो असाइलम सीकर वाले होटल हैं उनको भी आग लगाते हैं, जो मसाजिद को हमले करते हैं,
जो इमिग्रेंट्स थे उनके ऊपर अटैक करते हैं, और अगले फिर 3-4 दिन जो बरतानिया में आप समझ जाएं कि जो इंग्लैंड के मुख्तलिफ टाउन्स में जो आग लगी वो पूरी दुनिया ने देखी, और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो इस जो चैनल 3 जो फेक वेबसाइट है इसका रोल प्ले किया। मुर्तज़ा, आपने बड़ा ये तफसील से पूरा बैकग्राउंड बताया। हम तो समझते थे कि हम ही यहाँ पे, मैं भोले लफ्ज़ कहूँगा, कहना तो कुछ मैं और चाह रहा था कि जहाँ पे धड़ाधड़ एक कोई इस तरह की कोई फेक न्यूज़ हो, लोग उसको शेयर करते हैं, रीट्वीट्स करते हैं, फेसबुक भर देते हैं, कमेंट्स करते हैं बगैर पढ़े बगैर समझे कि चलें जी हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम इस खित्ते के थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ नहीं है, मिला जुला काम है, बल्कि पढ़े लिखे भी हम यही काम करते हैं। तो मुझे हैरानी हो रही है कि पूरे यूके में माशाल्लाह वो हमारे हुक्मरान रहे हैं, बहुत आगे हैं, एडवांस मुल्क है, तरक्की याफ्ता, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी लाहौर से बैठ के पूरे यूको को आगे लगा लिया और उन लोगों ने उनकी खबरें, उनकी फेक स्टोरीज़ उसको शेयर करते गए। किसी ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा भाई ये कहाँ से खबर आ रही है, क्यों आ रही है। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज कि पूरा यूके एक यहाँ से लाहौर में बैठे हुए लड़के ने उनको आगे लगा लिया सर, और इतना बड़ा नुकसान करवाया वहाँ पे। बिल्कुल नासर साहब, आपने डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल ठीक दी है, लेकिन आपने वो कहावत सुनी है ना कि बाय द टाइम की जो सच है वो जराबे पहने, झूठ उस वक्त तक 5-6 हज़ार माइल ट्रैवल कर चुका होता है। यहाँ पर भी यही हुआ कि देखिए जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है उन्होंने तो उनके पास लिमिटेशंस थी। अब यहाँ पे लाहौर में बैठे हुए बंदे को क्लिक बेट चाहिए ना, आपको भी पता आजकल जो यूट्यूबर जिस तरह से और हमारे यहाँ दिखाते हैं जो ऐसे जबरदस्त सामने बंदा बोलता है कि देखिए अंदर कितने बड़ी कार्रवाई होगी, अंदर होता कुछ नहीं है। तो ये क्लिक बेट जर्नलिज्म है ना, एक्चुअली ये उससे रोल प्ले किया, और ये जो भी बंदा है जो एडिटर था उसको ये समझ आ गया कि वहां पे आग लगी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, लिहाजा हम ऐसी स्टोरी देते हैं कि जो दूसरों से मुख्तलिफ, और उसमें उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज दी। अच्छा, फिर ये फेक न्यूज के जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये वेबसाइट पे किसी रेसिस्ट ग्रुप से उनके हाथ से चढ़ गया। आजकल तो आप ट्वीट करते हैं लाहौर में बैठ के, वो वायरल हो जाएगा। ये वायरल हुई उनकी जो फेक न्यूज, और फिर वहां पर मौजूद रही 3-4 दिन। अच्छा, मैं पढ़ा था ये स्टोरी में पढ़ा था, वो शायद ये भी पहले आ रही थी, लाहौर का लड़का है शायद, वो फ्रीलांसर के तौर पर ये जो वेबसाइट है कहीं पे और पे रजिस्टर्ड थी, और इसमें कुछ और भी ममालिक के लोग जो हैं वो फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं। तो पाकिस्तानी जो था ये भी शायद एक फ्रीलांसर था। अब आप बता रहे हैं कि नहीं, वेब का जो IP वगैरह हैं, जो रजिस्टर्ड जो एड्रेसेस, वो सारे यहाँ के लाहौर के आ रहे हैं। बट आई वॉज रीडिंग समवेयर किसी पेपर में इंग्लिश में कि वो शायद ये कह रहे थे कि फ्रीलांसर है ये। देखिए, इनमें से 2 लोग हैं, एक वो है जो अमेरिका में थे जिनके पास अमेरिकन फोन नंबर है। अब ये भी पॉसिबल है कि वो शायद लाहौर में ही हो लेकिन फोन नंबर अमेरिका का है। शायद उनके व्हाट्सएप पे रब्ता किया गया, उन्होंने डिफेंड किया। देखिए, ये जो इस तरह की जो फेक न्यूज ऑपरेशन होते हैं ना, आप उनके मोडस ऑपरेंडी आप देखें तो वो एक जेनेवा में भी कहेंगे कि हमारा ऑफिस है, हमारा लाहौर में भी है, बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। होते ये किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन ये लाइकली ये पॉसिबल है कि 2-3 बिजनेस पार्टनर हो। लग ये रहा है कि साइट पर देखें जिस तरह की साइट की ग्राफिक्स थी, प्रेजेंटेशन थी, वो ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है कि 15-20 बंदे उन्होंने आगे रखे हुए थे, क्योंकि बड़ी अच्छी वेबसाइट थी। आप उसके लुक देखकर आप तो सब्र भी नहीं कर सकते थे कि ये एक्चुअली मुकम्मल तौर पे बड़ी जेन्युइन ऑथेंटिक वेबसाइट। ये कह रहे हैं दुनिया बड़ी डेंजरस हो चुकी है कि लाहौर में बैठा हुआ बंदा पूरे यूके में आग लगा सकता है और लोगों को सड़कों पे ला सकता है, एक दूसरे की मस्जिदों पे हमले, चर्च पे, वटएवर जो भी वहाँ पे एक दूसरे को मारना, स्टैब करना, लड़ाइयाँ, आग लगाना। मतलब वर्ल्ड, सोशल मीडिया वर्ल्ड इतनी डेंजरस हो गई है कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि 7 समंदर पार अब यहाँ से बैठ के पूरे शहर उड़ा दें, लोगों को बाहर निकाल दें और उनको वायलेंस पे मजबूर कर दें। आई एम स्केयर्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये पावर आ गई है सोशल मीडिया के पास। आप देखें ये जो पूरे राइट्स हुए हैं, ये वो वायद राइट थे जो एक्चुअली सोशल मीडिया ने कराए। इसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि जहन साजी लोगों की इस्लामोफोबिया और रेसिज्म हुई है, लेकिन जो एक्चुअल फसादात और आग है ये सारी की सारी ट्विटर पे फैली है, व्हाट्सएप पे फैली है, और बहुत अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि उससे 50% से ज्यादा रोल हमारे पाकिस्तानी ने अदा किया, और सिर्फ चंद डॉलर, चंद पैसे कमाने के लिए फेक न्यूज लगा। देखिए, वो अगर ये फेक न्यूज लगाते कि भाई अभी तक जो है ना वो किलर है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि 3 बच्चों को किसने मारा, ये तो खबर ही ना हुई ना। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि हम एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और उसकी हम बहुत जल्द पिक्चर भी रिलीज करेंगे। उसने वो देखिए, उसने जो यहाँ पे जो फार राइट है उनके जो प्रेजुडिस है उसको अपील की। और आप ट्वीट्स भी अक्सर कर रहे होते हैं कि हम अब ओवरऑल पूरी दुनिया में हम एक वो बात पढ़ना चाहते हैं जो हमें सूट करे, हम वो तकरीर सुनना चाहते हैं जो हमारे जो बायस हैं उनको अपील करती हो। हम अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो
एक्चुअल रियलिटी है उसको जानने के लिए लोग इसके कितने चांसेस हैं, क्योंकि माजी में हो चुका है कि यूके जो है अपने मुल्जमान जो वहाँ पे किसी न किसी वारदात में किसी इशू में इन्वॉल्व हूँ उनको पाकिस्तान से एक्स्ट्राडाइट करता रहा है, यहाँ से लेकर गए। डू यू थिंक कि यूके पाकिस्तान को कोई इस तरह की रिक्वेस्ट करेगा कि आपका इस बंदे की वजह से हमारे यहाँ इतना कुछ वायलेंस हुआ है, सो इसको हमारे हैंड ओवर करें? माजी में बहुत सारी ऐसी मिसाल हैं। डू यू थिंक कि इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी? देखिए, ये अगर यूके करना चाहे तो बिल्कुल ग्राउंड है और उस बंदे को पाकिस्तानी एफआईए ने अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए उसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आएगा प्रोसिक्यूशन के लिए कि इसमें जो फेक न्यूज अगर देखेंगे फेक न्यूज ने कितना रोल प्ले किया तो फिर दायरा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि फेक न्यूज में जो पाकिस्तानी वेबसाइट तो थी, यहाँ पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उन्होंने भी फेक न्यूज फैलाई है। यहाँ पर जो बड़े बड़े जो मीडिया में काम करने वाले, यहाँ खुद एक जीबी न्यूज है, सबसे ज्यादा झूठ उस जीबी न्यूज ने बोले हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये फरहान आसिफ साहब बच जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो उन सोर्सेज की तरफ जाते हैं जिन्होंने फेक न्यूज सिर्फ फैलाई और एक्चुअल वायलेंस में हिस्सा नहीं लिया लेकिन वायलेंस को फ्यूल किया, फिर तो कई सौ और लोग हैं जिन्हें चार्ज किया जा सकता है। अगर तो सिंगल हैंडेडली एक बंदा होता तो वो क्योंकि प्रोसिक्यूशन के लिए इनके ऊपर केस सिर्फ एक बंदे के ऊपर केस पिन करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो फरहान साहब को अगर वो चार्ज करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक पूरा टीवी चैनल है जीबी न्यूज, उसके लोगों ने भी झूठ बोले, उनको भी उन्हें करना पड़ेगा। जो नाइजल फराज है उन्होंने एनकरेज किया फेक न्यूज को, 1-2 रेसिस्ट प्रो रेसिज्म जिनके व्यूज हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी उनको उस कैटेगरी में लाना पड़ेगा। ब्रेक लेनी है मुर्तजा, आप जरा हमारे साथ रहिएगा, कुछ 1-2 और अहम इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चंस हैं आपसे, वो भी लेने हैं। वो पता चला है कि लंदन में वो जेलों में जगह कम पड़ गई है सर, जो लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं सर, इस पे जरा थोड़ा सा मेरा कुछ आपसे पूछना है। एक ब्रेक ले लेंगे रबिया, फिर आपको लेते हैं सर दोबारा। जी, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा अली शाह साहब लंदन से बराह रास्त। क्लास साहब आपने सवाल किया था। मुर्तजा, खबरें आ रही हैं जो राइट्स में लोग पकड़े गए हैं, कोई 1100-1200 के करीब, लंदन की जेलें कम पड़ गई हैं सर, जो भी पिछले दिनों राइट्स हुए थे सर। देखिए, इस वक्त तक तकरीबन जो 1500 से ऐसे लोग 1500 तक जिनको अरेस्ट किया गया है, जो चार्ज हुए हुए वो तकरीबन इस वक्त तक 700 से फिगर बढ़ चुका है। और एक एस्टिमेट ये है कि जो अभी तक जो लग रहा है और जिस तरह से सजाएं हो रही है, कम से कम 1500 बंदे से 1500 से 2000 तक लोग हैं वो चार्ज जो जिनको प्रिजन में जाना पड़ेगा। अब ये जो प्रिजन में जहाँ पे आप एकदम एक यूके जैसे मुल्क में अगर 2000 बंदा प्रिजन में जा रहा है तो आप अंदाजा कर लें कि ऑब्वियसली जो जगह तो कम पड़नी है। उस समय ये अरेंजमेंट सब की जा रही है, क्योंकि ये जो राइटर्स है ना इस वक्त उनको लिए ये यूके की समझता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। वो बरतानिया ने अगर जिंदा रहना है तो उन्हें इन लोगों को एक मिसाल बनाना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया, क्योंकि ये मुल्क लगता ही चलता है रूल ऑफ लॉ पे, तो ये हमारे वाला तो हिसाब है नहीं। लिहाजा उन्होंने इस बात को यकीनी बनाना है कि वो एक मैसेज दें कि माफी किसी को नहीं देनी। यही वजह है कि यूं लग रहा था क्लासा साहब कि शायद ये जो राइट्स हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन इन्होंने पहले 4 दिनों में लोगों को जेलों में डालना शुरू किया और राइट्स का नामो निशान नहीं बचा। ठीक है, 4-5 दिन तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रही और अब वो जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। तो ये बड़ा उन्होंने ऑब्वियसली एक मैसेज तो चला गया। अब तक कितने लोगों को सजा हो चुकी है? क्योंकि लास्ट वीक आपसे बात हुई थी तो मेरा ख्याल 3-4 लोग थे, उसके बाद मजीद सजाएं भी हुई हैं उनको। जी, इस वक्त तक रोजाना की बुनियाद पर क्लासा साहब तकरीबन 25 से 30 लोगों को सजाएं हो रही है और इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है। एक बंदे ने पुलिस को दूर से गाली दी थी, उसको भी सजा हुई है 2.5 साल की। एक ने सिर्फ डंडा लहराया, एक मस्जिद के सामने लोग खड़े थे उनके ऊपर, उसको भी जेल हो गई है। एक खातून जिसने फेसबुक पे कहा था कि यहाँ पर असाइलम सीकर है उसको आग लगा दें, उसको भी जेल हुई। सोशल मीडिया पोस्ट पर जेल हुई है। अच्छा, अब ये अंदाजा करें जिन लोगों ने एक्चुअली वायलेंस में हिस्सा लिया उनके लिए तो सवाल ही पता नहीं होता कि उनकी कुछ कितने साल की अब तक मैक्सिमम कितने साल की और कम से कम सजा दी गई जितने लोगों का बता रहे हैं? इस वक्त तक जो सबसे कम सजा हुई है वो सबसे कम उम्र एक लड़का है, वो तकरीबन 16-17 साल का, उसको हुई है तकरीबन 12 महीने की। अच्छा। लेकिन जो मैक्सिमम इस वक्त तक है वो 3 साल तक है अब तक जो हुई। तो ये जी 12 महीने से लेके आप 40 महीने तक। और अभी तो जो मोस्ट सीरियस ऑफेंडर है वो तो अभी बाकी है। अभी तो वो जो इजीली जो क्विक फिक्स वाले हैं अभी तक तो वो लोग आए। तो कुछ उसमें कुछ पाकिस्तानी या मुसलमानों का भी कोई आइडेंटिफाई हुआ है कि वो भी पकड़े गए हैं, या सारे
वो जो एंटी अभी तक जो लीड्स में जो राइट्स हुए थे वहां पे जो गोरू के ऊपर हमला किया था पाकिस्तानियों के ग्रुप ने, उसमें से 2 पाकिस्तानी है जिनको देखा गया था, जिनके ऊपर वीडियो है, उन दोनों को सजा हो चुकी है और दोनों को 1.5 साल की। मतलब अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका, थैंक यू वेरी मच, अपडेट किया आपने सर। मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मौजूद थे। और क्लास साहब हम कुछ बात करेंगे, ये जो दोनों वज़ीर आला का एक सिचुएशन क्रिएट हुई और दोनों ने एक दूसरे पर तनकीद की, पहले वज़ीर आला सिंध ने की और फिर मरियम ने भी उनको अच्छी तरह से जवाब दिया और फिर वज़ीर आज़म ने भी इनफैक्ट उसके ऊपर बात की। तो ये लड़ाई जेन्युइन लड़ाई है, ये बस इधर ही होकर ख़त्म होगी? जेन्युइन तो नहीं है साहब, जरा वो आती है, इससे पहले भी बड़ी सख्त बातें, अभी जब केयर टेकर हुकूमत के इलेक्शन होने थे तो मेरा ख्याल जितनी बम्बारमेंट उस वक्त इन्होंने की थी, लगता था ये तो एक दूसरे का कभी मुंह नहीं देखेंगे, कभी एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगे, लीव अलोन के ये एक दूसरे के साथ हुकूमत में बैठेंगे। लेकिन उन्होंने हुकूमत भी बनाई, ओहदे भी बांटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जरदारी साहब, और यानी कोई इम्पैक्ट नहीं हो। नहीं, इन चीज़ों का ये थोड़े थिक स्किन होते हैं और इनको एक दूसरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप तो इतने ट्रेंड हो जाते हैं ना सारे, इतने गाली गलौज के, एक दूसरे पर तनकीद करने के, एक दूसरे को बुरा भला कहने के, एक दूसरे को फ़ोन करके समझाना भी नहीं पड़ता, यार मैं ज़रा 2 मिनट थोड़ी सी गुफ्तगू करो, माइंड ना करना, तू भी कर लेना, आप एक दूसरे को कहना भी नहीं पड़ता। इट्स अंडरस्टूड ऑन नो उस किस्म की इनकी अंडरस्टैंडिंग है। लिहाजा अगर उन्होंने फरमाया है मरियम नवाज साहिबा पे कि जनाब के जो उनके बारे में अल्फाज कहे हैं, या मरियम साहिबा ने उन पर एक लीथल अटैक किया है, तो कल परसों ये दोबारा इकट्ठे बैठे होंगे। जो आपको पता है ये अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कुछ कहा था मरियम साहिबा के बारे में, वो फिर भी यहाँ पे जब उसके वज़ीर आज़म की वो हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें वो भी मौजूद थे, मरियम साहबा भी थी, सारे थे। ये कल परसों फिर कोई यहाँ पे मीटिंग होगी, कोई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वगैरह की या कोई और चीफ मिनिस्टर की, वहाँ पे इकट्ठे बैठेंगे। सो ये अब ये ब्रॉडर समझ लिया गया है कि भाई इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये पैकेज है। अगर आपने सियासत में रहना है, हुक्मरानी करनी है, तो ये पैकेज है, उसमें चलता रहेगा, सियासत अपनी जगह। भाई सियासत है ना, ये सारी सियासत है कि हम एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, हम एक दूसरे के राइवल्स भी हैं, विच इज अंडरस्टूड एज वेल। दोनों पार्टीज जो हैं, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अदरवाइज दोनों पार्टीज के एजेंडे या दोनों पार्टीज की अपने मैनिफेस्टो जो थे वो इनके अलग-अलग थे। इन्होंने तो उनको ये घसीटना था असली जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने उनका पेट फाड़ना था। वो $60 मिलियन वो जो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, जिस पे इन्होंने वहाँ पे उसमें स्विट्जरलैंड में केसेस भी हुए थे सारे, तो वो तो शहबाज शरीफ साहब ने वापस लेकर आने थे। आपने कभी दोबारा सुना उन $60 मिलियन का भाई उनको सड़कों पर घसीटेंगे, लड़काना के तो पेट बाहर के निकालेंगे? वो कुछ दिनों बाद वो पता चला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठे थे, वही बिलावल साहब उनके साथ थे। हम बात करें तो लोग कहते हैं आप तो सियासतदानों के दुश्मन है, आप सियासतदानों को इकट्ठे नहीं होने देते, आप तो फसादी हैं, मीडिया का काम ही ये है, सियासत में तो होता ही है। अच्छा, जब एक दूसरे के मतलब उस पर कपड़े फाड़ रहे होते हैं, उस वक्त फिर उन्हें हमारी जरूरत पड़ जाती है, फिर वो टीवी चैनल्स पे भी आएंगे, शोज में भी आएंगे, अपने मुखालिफ की बुराइयां भी हमें समझाएंगे कि उस वक्त उनको जरूरत होती है कि नहीं जनाब हम इनको ज्यादा से ज्यादा बुरा साबित करें। जो ही उनकी डील हो जाए उसके बाद हम बुरे हो जाते हैं। क्या आप लड़वा रहे हैं जी हमें? हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, असली खानदानी नस्ली लोग हैं, आप लोग बड़े कल्परेट हैं, फिर हमारे पे नजर आगे सारा गिरता है। मीडिया ने गलतफहमियां पैदा की। ठीक है, ये तो बड़े नेक लोग थे। ये ठीक है क्लास, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।